सो हेलो एवरीवन, है ना। अब इसमें हम लोग बाकी बच्चे फिजिकल क्वांटिटीज डिस्कस करेंगे, जिनका मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल क्वांटिटीज। अभी तक हम लोगों ने टोटल 20 डिस्कस कर लिए ओवरऑल, फर्स्ट चैप्टर से लेके, यानी कि फोर्स वाले चैप्टर से लेके साउंड वाले चैप्टर तक हमने डिस्कस कर लिए फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल क्वांटिटीज। अब नेक्स्ट आता है हम लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी मैं लिख लेता हूँ एंड लिख के रिज्यूम करता हूँ। हाँ, तो अब इसमें हमारा जो करंट है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है चार्ज फ्लोइंग इन द कंडक्टर, यानी कि क्योंकि हमारा जो करंट होगा, करंट क्या होगा? करंट इक्वल्स टू क्यू बाई टी, है ना। यानी कि जितना ज्यादा से ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा उतना ही ज्यादा हमारा करंट आएगा। मतलब मान लो कि भैया चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है ड्यू टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ओ सॉरी, अगर ये तो हो गया, वो हो गया, सॉरी, कितना सबसे छोटा, है ना। अगर मैंने कहा कि चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है कितना, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, है ना, इतने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज फ्लो कर रहा है ना, एक सेकंड में, एक सेकंड में, है ना। तो हमारा कितना करंट आ जाएगा? तो हमारा करंट इट विल बी क्यू, क्यू क्यू होता है, क्यू होता है कितना, एन इंटू ई, ई कितना, तो एन की वैल्यू कितनी है? एन की वैल्यू इतनी है 6.25 इंटू 10 की पावर 18, सॉरी, और इंटू ई कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो ओवरऑल इसकी आ जाएगी वैल्यू 1 कूलम, है ना। 1 कूलम आ जाएगी। 10 की पावर 18 होता है, 10 की पावर 19 होता है। एक सेकंड, सही, सही है, ठीक है, सही है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग के पास चार्ज कितना फ्लो कर रहा है? चार्ज फ्लो कर रहा है 1 कूलम का एक सेकंड में, तो हमारा करंट कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर, है ना। तो उसी हिसाब से जितना हमारा, अगर मान लो की बात है 6.25 की जगह इधर चार मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं 12.5, 12.5 का मतलब क्या होगा कि इधर डबल हो गए, इधर डबल हो गए चार्ज, मतलब इधर डबल चार्ज हो गया। इसका मतलब ये हो गया 2 कूलम, और 2 कूलम का मतलब हमारा करंट कितना फ्लो करेगा एक सेकंड में? 2 एम्पियर, यानी कि चार्ज बढ़ाने से करंट बढ़ गया। अब और कैसे कैसे करंट बढ़ सकता है, और करंट कैसे कैसे बढ़ सकता है? बेसिकली अगर हम टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर कह रहा हूं मैं, टाइम को कम कर दें। मान लो की बात है ये क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, यहाँ से फ्लो कर रहे हैं 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है कुछ इस वाले मतलब क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर से, है ना, ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब मान लो की बात है वो बढ़ रहा है, वो बढ़ने में आगे ले रहा है 5 सेकेंड, और एक और मैंने वायर ले लिया जिसमें यही सेम क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर है, इतना ही बड़ा, और इसमें 1 कूलम आगे बढ़ने के लिए ले रहा है सिर्फ 2 सेकंड, है ना। और अब तो अगर यहाँ पे 2 सेकंड ले रहा है तो यहाँ पे जल्दी बढ़ रहा है, जल्दी बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे करंट तेज तेज भागेगा, तेज तेज मतलब यहाँ पे करंट ज्यादा होगा बेसिकली, यानी कि टाइम अगर कम होगा तो करंट की वैल्यू ज्यादा आएगी, है ना। तो हमारा करंट किस पे डिपेंड करता है? टाइम टेकन बाय द चार्ज टू फ्लो, है ना, ठीक है। तो इसके तो होपफुली समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब नेक्स्ट हमारा आता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करता है वर्क डन इन मूविंग चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एंड टोटल नंबर ऑफ चार्ज ऑन विच वर्क इज डन। मतलब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डेल्टा वी, डेल्टा वी को हम लोग लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी। ये क्या होता है? ये होता है डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू। मतलब डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी अपॉन क्यू। मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डेल्टा डब्ल्यू बाई क्यू। मतलब मेरे पास एक पॉइंट है ये, और एक पॉइंट है ये, ए पॉइंट बी पॉइंट। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट का कुछ अपना मतलब, इस पॉइंट से मैंने मतलब चार्ज उठाया, मान लो की बात है क्यू चार्ज उठाया, है ना, मान कुछ भी चार्ज उठा लो, 5 क्यू चार्ज उठाया, उसको यहाँ से ले जाने में, यहाँ उस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो मैंने वर्क किया, दैट विल बी द डेल्टा डब्ल्यू, है ना। क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले गया तो मुझे कुछ कुछ वर्क करना पड़ा, और टोटल कितना चार्ज ले गया मैं? 5 कूलम का चार्ज ले गया, 5 कूलम, सॉरी क्यू नहीं, 5 कूलम का चार्ज ले गया, है ना। तो मेरा मैं कितना चार्ज ले गया वो उस पर भी डिपेंड करेगा, यानी कि जितना ज्यादा से ज्यादा मैं वर्क डन करूंगा उतना ज्यादा से ज्यादा मेरा पोटेंशियल होगा, और जितना मैं कम चार्ज एक बार में लेके जाऊंगा, यानी एक बार में मैं अगर 5 कूलम का चार्ज लेके गया तो मुझे ताकत भी उतनी ज्यादा लगानी पड़ेगी, उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं उतना ही वर्क करूं 1 कूलम चार्ज के लिए, इसका मतलब मैंने 1 कूलम का चार्ज के लिए उतना ही वर्क कर दिया। मतलब जैसे मान लो की बात है मैंने इस इधर क्या किया, 5 कूलम चार्ज के लिए किया 10 जूल का वर्क, ठीक है। और कितने चार्ज के लिए? 5 कूलम चार्ज के लिए। तो हमारे मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 2 वोल्ट। लेकिन मैंने वही सेम 10 जूल का काम किया 2 कूलम चार्ज के लिए, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? तब मेरा पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट आ जाएगा। तो यानी कि अगर मैं सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन करूं बट मैंने
चार्ज क्या किया मैंने, ज्यादा चार्ज को कैरी करके इधर से उधर ले गया, या फिर और कम चार्ज को कैरी करके ले गया, तो जिसका चार्ज मैं ज्यादा कैरी करके ले जाऊंगा वहां पोटेंशियल डिफरेंस कम वो होगा, और जब मैं चार्ज को बहुत कम कैरी करके ले जाऊंगा तब मेरा ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस वहां डेवलप होगा बेसिकली। तो इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन इन मूविंग चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एंड द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस ऑन विच वर्क इज डन इन पे डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। अब रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर देखो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस होता है क्या, रो एल अपॉन ए। अब रो क्या होता है, रो डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे, मतलब रेजिस्टेंस मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है। मतलब अगर अलग मटेरियल होगा, अगर मैंने कॉपर लिया तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा फॉर द सेम लेंथ फॉर सेम यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। लेकिन अगर मैंने एल्यूमिनियम लिया तो उतना ही अगर लेंथ का ले लूं और उतना ही क्रॉस सेक्शन का ले लूं, लेकिन क्योंकि मैंने मटेरियल चेंज कर दिया, मैंने एल्यूमिनियम का ले लिया कॉपर की जगह, तो अब उसका रेजिस्टेंस अलग होगा। इसका मतलब मेरा रेजिस्टेंस मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि हर मटेरियल में अपने अपने अलग अलग तरीके के, मतलब अपने अपने हिसाब से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हमारा करंट को इधर से उधर कंडक्ट करते हैं। इस वजह से रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पे। फिर बात आती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे। अब लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे मतलब जितनी ज्यादा लेंथ होगी, मतलब जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भिड़ भिड़ के जाएंगे एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से, या फिर फ्री जो हमारे आयन्स हैं उनसे भिड़ भिड़ के जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना भिड़ेंगे, और जितनी ज्यादा भिड़ेंगे उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही हमारा मतलब वो होगा क्या, करंट कम हो जाएगा उस हिसाब से, है ना। तो इस वजह से करंट कम हो जाएगा विद जब पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या हो, कांस्टेंट, है ना। इन केस अगर सोच लो करंट, तो भाई अभी तो कहे थे करंट डिपेंड ही नहीं कर, करंट डिपेंड करता है रेजिस्टेंस से, बट जब पोटेंशियल डिफरेंस एक कांस्टेंट मेंटेन किया हो, है ना। तो अब रेजिस्टेंस मान लो क्या हुआ, हाँ रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है कि लेंथ बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। फिर वही बात कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देंगे, मान लो कि बात मैंने एक पतला सा ले लिया और एक मोटा सा वायर ले लिया। अगर पतला सा मैंने वायर ले लिया, इसमें इलेक्ट्रॉन के पास इतनी पतली सी रोड है जाने के लिए, इसके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास बहुत मोटी सी रोड है जाने के लिए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन फिर भी जा सकता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भिड़ भिड़ के और बहुत भिड़ भिड़ के जाएगा, यहाँ तो आराम से थोड़ा ऊपर नीचे घूम घाम के भी जा सकता है ना। इस वजह से हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा उतना हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, है ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कम हो जाता है। फिर बात आती है टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से होगी गर्मा गर्मी। गर्मा गर्मी कहाँ, गर्मा गर्मी होगी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। मतलब अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, इसका मतलब मैंने हीट एनर्जी दी। मैंने कौन सी एनर्जी दी, हीट एनर्जी, मैंने हीट एनर्जी दी। अब वो हीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स के काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेज तेज भागेंगे, इलेक्ट्रॉन बहुत तेज तेज भागेंगे तो और तेज से भिड़ेंगे, और तेज से भिड़ेंगे, यानी कि उन पे अब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस और ज्यादा लगने लगेगी, यानी कि अब वो और ज्यादा और मतलब आयंस वगैरह उनको और रोकने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा एक दूसरे से कोलाइड करें, कोलिजन्स और बढ़ जाएंगे, कोलिजन्स का रेट बढ़ जाएगा, तो बेसिकली रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना, इन शॉर्ट। इस वजह से हीट बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन्स की, इस वजह से हम लोग को ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। फिर बात आती है कि हमारा रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड नहीं करता है, विच इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। इन दोनों पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता। कैसे नहीं करता है, ऑब्वियस सी बात है, हम लोग ओम्स लॉ पढ़ते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि हमारा जो वो है क्या, V इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब बेसिकली हमारा करंट बढ़ाने पे, सॉरी वोल्टेज इंक्रीज करने पे हमारा करंट इंक्रीज करेगा। यही तो बोलते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू कंडक्टर, है ना, उसके ही प्रोपोर्शनल होता है क्या, हमारा करंट, है ना। फिर हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है, जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है तब हमारा R आता है, यानी कि R इज बेसिकली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर अ कंडक्टर। बेसिकली मतलब अगर मैं एक कंडक्टर की बात कर रहा हूं और मैंने कह दिया कि यहाँ इसका मतलब जैसे कि मैं बाजार से खरीद के लेके आया कोई तार, ऐसे इतना बड़ा सा एक तार, ऐसे मैं वायर खरीद के लेके आ रहा हूं, तो मुझे पता है कि इसमें ये किसका मटेरियल का बना हुआ है, इसकी कितनी लेंथ है, इसका कितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो यानी कि इसका रेजिस्टेंस पहले से ही डिफाइंड है। अब मैं इसको घर पे ले जाऊंगा, घर पे ले जाके मैंने इसके अक्रॉस अगर 5 वोल्ट मान लो की बात है, ये इसका रेजिस्टेंस मुझे पता है कि कितना है, 10 ओम है। मान लो की बात है 10 ओम का मैं रजिस्टर घर लेके आया, मुझे अपने आप से पहले से पता था। फिर उसके बाद अगर मैंने इसके अक्रॉस, इस रजिस्टर के अक्रॉस 20 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो इससे 2 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। अगर मैंने 30 वोल्ट की बैटरी
लगाई तो 3 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। अगर मैंने 40 वोल्ट की बैटरी लगाई तो 4 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। लेकिन हमारा रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रेजिस्टेंस 10 ओम है, क्योंकि वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमारे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने से करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट एक वेरी इंपॉर्टेंट जो पिछले साल पूछा गया था PYQ 2025, वेरी मतलब गुड क्वेश्चन था कि मतलब बहुत अच्छा सवाल था कि अगर मैं करंट को बहुत ज्यादा देर तक अगर फ्लो कराता रहूं अपने वायर में तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी दोनों पे क्या फर्क पड़ेगा। दिस वाज द एग्जैक्ट क्वेश्चन। तो रेजिस्टेंस पे तब फर्क पड़ेगा अगर ऐसे तो अगर नॉर्मल ओम्स लॉ की कंडीशन से देखो तो ना पोटेंशियल डिफरेंस के चेंज करने से रेजिस्टेंस पे कोई फर्क पड़ता है, ना करंट के चेंज करने से कोई फर्क पड़ता है रेजिस्टेंस पे। मगर अगर मैं करंट को बहुत ज्यादा देर तक फ्लो कराता रहूंगा तो जूल्स हीटिंग लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है, जूल्स हीटिंग लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है कि I²RT, मतलब अगर मैं बहुत ज्यादा देर तक करंट फ्लो कराता रहूंगा तो बहुत ज्यादा देर तक अगर मैंने करंट फ्लो कराया यानी कि टाइम मैंने बहुत ज्यादा देर तक मैं करंट फ्लो करा रहा हूं तो मेरा हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी कि मेरा जो वायर है वो बहुत ज्यादा हीटेड अप हो जाएगा। बहुत ज्यादा हीटेड अप हो जाएगा मतलब उसका वायर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इस वजह से अगर करंट को बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अगर हम फ्लो कराते रहेंगे तो ये टाइम का जो फैक्टर है ये बहुत बड़ा बन जाएगा, जिसकी वजह से H बहुत बड़ा बन जाएगा, हीट एनर्जी बहुत बड़ी बन जाएगी एंड टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो होपफुली ये चीज समझ में आई हो कैसे कि करंट पे डिपेंड नॉर्मल कंडीशंस में नहीं करेगा, बट अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम करंट को एक वायर से मतलब एक वायर में ऐसे जाने देते हैं तो बहुत ज्यादा देर तक, बहुत घंटों तक, बहुत दिनों तक कंटिन्यूअसली, तब हमारा रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट बात आती है हमारे पास रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इनको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। बेसिकली मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, भाई मटेरियल मतलब मेटल है, एलॉय है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है। तो मेटल और एलॉयज के लिए हमारी जो ये होती है ना कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। फिर सेमीकंडक्टर के लिए ठीक ठाक लो होती है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं कि हाँ मतलब बीच में होता है ना सेमीकंडक्टर। फिर इंसुलेटर्स के लिए बहुत ज्यादा हाई होती है रेजिस्टिविटी, यानी कि अगर इंसुलेटर के लिए हम लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को एक मतलब छोटा सा भी ले लें तब भी हमारा रेजिस्टिविटी इतनी ज्यादा होती है कि हमारे इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करते, इतनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है। कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनमें खाली नहीं होता, मतलब फ्री नहीं होता इन शॉर्ट, है ना। तो मेटल्स एंड एलॉयज में बहुत ज्यादा कम होती है रेजिस्टिविटी, सेमीकंडक्टर्स में लो होती है, इंसुलेटर्स में बहुत हाई होती है। फिर बात आती है रेजिस्टिविटी टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पर भी डिपेंड करता है। मेटल्स के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, सेमीकंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। और कुछ एलॉयज होते हैं जैसे कि कॉन्स्टेंटाइन, मैंगनीज एक्सेट्रा, इनमें क्या होता है टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी प्रैक्टिकली न्यूट्रल रहती है, वो चेंज नहीं होती है, ना बढ़ती है ना घटती है। तो ओवरऑल इस तरीके से रेजिस्टिविटी को ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट हमारी बात आती है ईएमएफ की। ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विच इज आल्सो द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल जब ओपन सर्किट हो, है ना, तो उसको हम ईएमएफ कहते हैं। अब ये किस पे डिपेंड करता है। ईएमएफ डिपेंड करता है कुछ सिंपल सी चीजों पे, विचार मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, यानी कि जो भी हम लोग ऐसे बनाते हैं ना, सेल बनाई, ऐसे सेल होता है, इसमें मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड बनाया होता है ना, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोड ऐसे डिप हुए होते हैं, फिर ऐसे बैटरी जुड़ी हुई होती है, समथिंग समथिंग लाइक दिस, है ना। तो इसमें बेसिकली होता यही है कि ये सिर्फ मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड और यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं ना, इस पे डिपेंडेंट करता है। बाकी शेप क्या है इलेक्ट्रोड्स का, डिस्टेंस क्या है इलेक्ट्रोड्स के बीच में, इलेक्ट्रोलाइट कितना प्रेजेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ईएमएफ को सिर्फ इससे फर्क पड़ता है कि मटेरियल कौन सा है और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कौन सा मटेरियल कितना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसा दिख रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, कितनी दूरी है कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कौन है इससे फर्क पड़ता है ना। तो ईएमएफ को उस चीज पे डिपेंड होता है। ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। अब देखो इंटरनल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, नेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
अब सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे कैसे, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करता था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाएंगे तो क्या हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाता था, बिल्कुल वैसे ही सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स बढ़ाएंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और हमारा और यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स बिल्कुल वैसे ही जैसे लेंथ पे डिपेंड करता था हमारा रेजिस्टेंस, तो लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता था, बिल्कुल वैसे ही डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड बढ़ाने से हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। फिर बात आती है नेचर एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो नेचर होना चाहिए लेस आयनिक, क्यों? क्योंकि आयन जितने ज्यादा प्रेजेंट होंगे वो हमारा करंट इधर से उधर ज्यादा जल्दी, मतलब करंट ज्यादा वो होगा, फ्लो करेगा। यानी कि आयन जितने ज्यादा प्रेजेंट होंगे करंट ज्यादा फ्लो करेगा। यानी कि हमारा जो वो होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट, वो लेस आयनिक होना चाहिए, तभी हमारा रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो लेस आयनिक या फिर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत ज्यादा गाढ़ा हो, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो, यानी कि लेस आयनिक या फिर हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। फिर बात आती है टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होता है रेजिस्टेंस जैसा। रेजिस्टेंस में टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता था, क्योंकि वहां फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कोलिजन्स बढ़ जाते थे। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से होता ये है कि जो आयंस होते हैं ना, वो जल्दी जल्दी मूव करने लगते हैं एंड जल्दी से अपना इलेक्ट्रोड्स पे पहुंच जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ना कि बढ़ता है। जबकि रेजिस्टेंस बढ़ता था टेम्परेचर बढ़ाने पे, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कम हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है राइज इन टेम्परेचर ऑफ फ्यूज वायर। जो हम लोग का फ्यूज वायर होता है, उसमें जो राइज इन टेम्परेचर होता है ना, वो कितना टेम्परेचर उसमें राइज हो रहा है, डेल्टा टी, वो किस पे डिपेंड करता है? वो बेसिकली डिपेंड करता है कि करंट रेटिंग, करंट रेटिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट रेटिंग स्क्वायर के। यानी कि करंट रेटिंग जो भी होगा फ्यूज वायर का, उसके स्क्वायर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और रेडियस ऑफ द वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो भी क्यूब रेडियस ऑफ, मतलब क्यूब ऑफ इट्स रेडियस। यानी कि हमारा राइज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to current rating का square and is mostly proportional to cube of the radius of the fuse wire, है ना। तो इस तरीके से हमारा rise in temperature इस पे डिपेंड करता है। हाँ, अब नेक्स्ट बारी आती है हमारा मटेरियल ऑफ फ्यूज वायर। मटेरियल ऑफ फ्यूज वायर किस पे डिपेंडेंट होता है? एक तो होता है लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि देखो हमारा फ्यूज वायर होना चाहिए, फ्यूज वायर कुछ ऐसा एक वायर होना चाहिए जिसको हम लोग बेसिकली बनाते हैं एलॉय ऑफ लेड एंड टिन, एलॉय ऑफ लेड एंड टिन से बनाते हैं, है ना। तो इसका मटेरियल कुछ इस तरीके से हम लोग चुनते हैं ना। वायर का ये वायर है, यहाँ से है ना, है ना। तो अब इसका हम मटेरियल कुछ इस तरीके से चुनते हैं सच दैट इसका मेल्टिंग पॉइंट जो हो लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों? हाई मेल्टिंग पॉइंट से नुकसान क्या हो जाएगा? मान लो की बात, अगर मैंने हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला ले लिया तो क्या होगा, मतलब बहुत ज्यादा करंट पास कर जा रहा है, बहुत ज्यादा करंट पास कर जा रहा है, और इतनी ज्यादा उसमें हीट ही जनरेट नहीं हो पाई है जो उसको मतलब पिघला पाए। यानी कि मेरा वायर ऐसा का ऐसा रह जाएगा, करंट पास करता चला जाएगा, एक्सेस करंट ओवर, जितना ओवरलोडेड करंट है सारा का सारा पास कर जाएगा, हमारे घर के अप्लायंसेस सब फूक जाएंगे, है ना। लेकिन ये वैसा का वैसा ही रहेगा। लेकिन लो मेल्टिंग पॉइंट से क्या होगा, जैसे ही इसमें एक्स्ट्रा करंट पास करेगा वैसे ही ये इसमें मतलब हीट जनरेट होगा और ये मेल्ट कर जाएगा। तो उस लिए लो मेल्टिंग पॉइंट होना वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होना चाहिए और हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो हाई रेजिस्टेंस क्यों? क्योंकि जूल्स हीटिंग लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है, आई स्क्वायर आर टी। यानी कि अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। यानी कि अगर मेरा तो मतलब इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सफिशियंट हीट एनर्जी टू मेल्ट इट, मतलब मान लो की बात है करंट फ्लो तो कर रहा है, बट अगर रेजिस्टेंस ही बहुत कम हुआ तो मान लो की बात है अच्छी मतलब हीट इतनी प्रोड्यूस हो ही नहीं पाई कि हमारे इसको मेल्ट कर पाए, है ना। इस वजह से हीट भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होनी चाहिए सच दैट हमारा जो वायर है फ्यूज वायर वो मेल्ट कर जाए। इस वजह से आर की वैल्यू हाई ली जाती है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हाई चुना जाता है सच दैट एच बहुत ज्यादा प्रोड्यूस, यानी हीट एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो एंड हमारा फ्यूज वायर मेल्ट कर जाए। उतनी एनर्जी उसको मिल जाएगी, एटलीस्ट वो फटाक से मेल्ट कर जाए जैसे उससे एक्स्ट्रा करंट पास करने की कोशिश करें, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ना, वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड किस किस मतलब फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर देंगे तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। मतलब जैसे कि सोलेनॉइड होते हैं ना, सोलेनॉइड कुछ ऐसा वाला, ये सोलेनॉइड मैंने बनाया है ना। तो अगर मैंने इसमें से नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे इंक्रीज कर दिए है ना, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, अगर मैंने इन टर्न्स को
बढ़ा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो बढ़ जाएगी, इन शॉर्ट, है ना। अगर मैंने नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनोइड के लिए बढ़ जाएगी। या तो हम करंट बढ़ा दें, करंट थ्रू सोलेनोइड, या तो इसमें करंट बढ़ा देंगे तो करंट बढ़ाने से भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो ये दो फैक्टर्स होते हैं मेनली जिनकी वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है, चेंज होता रहता है, और मतलब बढ़ भी सकता है। अगर हम टर्न्स बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, करंट बढ़ाएंगे तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है ना, उसमें हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं कि मोशन ऑफ द कंडक्टर विल बी थंब का मतलब थंब दिखाता है मोशन ऑफ द कंडक्टर। ये फोर फिंगर दिखाता है क्या कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, और हमारा ये मिडिल फिंगर है ना, सेकंड फिंगर दिखाता है कि हमारा करंट करंट की डायरेक्शन क्या है ना, गलत वर्ड है ना। तो मैग्नीट्यूड, उसका जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फोर्स का, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, यानी कि एफ होता है, एफ का फॉर्मूला होता है बेसिकली IBL। मतलब अगर हम करंट बढ़ा देंगे, जो कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा, है ना। या फिर हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दें, जो उसको मतलब जो जिस मैग्नेटिक फील्ड में हमने अपने करंट कैरिंग कंडक्टर को रख रखा है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देंगे तो भी मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा। या फिर अगर हम लेंथ बढ़ा देंगे, है ना, अपने कंडक्टर की, तो भी हमारा मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा। तो इन तीनों फैक्टर्स पर हमारा मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करता है ऑन जिसमें मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर में जिसपे फोर्स लगता है ना, वो वाला फोर्स इन पे डिपेंड करता है। हाँ, अब हम लोग अपने स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल जो डीसी मोटर में होता है, हम लोग उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। उसको बढ़ाएंगे, अगर हम करंट जो है, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट अगर हम उसको बढ़ा दें, है ना, तो हमारा स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल बढ़ जाएगा। या फिर अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दें तो हमारा स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ जाएगा। या फिर एरिया ऑफ कॉइल बढ़ा देंगे तब भी स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ जाएगा। और या तो हम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देंगे तब भी हमारा स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल बढ़ जाएगा डीसी मोटर में, है ना। तो ये चार फैक्टर्स है जिन पे हमारा स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ, तो अपना नेक्स्ट पॉइंट है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ किस पर डिपेंड करता है, जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितनी तेज तेज चेंज हो रहा है। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो हम लोग का, अगर मान लो की बात है, ये एरिया ऑफ द कॉइल है, मतलब जिससे हम लोग को मैग्नेटिक फ्लक्स बताना है, तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी जोर से, कितनी उसकी स्पीड क्या है चेंज होने की, है ना, कि आगे कितना जा रहा, आगे कितना जा रहा है, पीछे कितना जा रहा है, कितनी जल्दी जल्दी जा रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न, हर एक टर्न का कितना है, मतलब हर एक टर्न के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी तेजी तेजी चेंज हो रहा है, वो हम लोग को बताएगा कि मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा। यानी कि जितना तेजी रेट होगा, जितना ज्यादा रेट होगा, उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का। फिर अगर नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होंगे तो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ का हमारा मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, यानी कि नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से बढ़ेगा, और रेट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न, वो बढ़ाने से भी हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब बात आती है क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड। मतलब हीट क्या होता है, हीट बेसिकली हम लोग जो इसको हम लोग, अब क्योंकि कैलोरीमेट्री तो उसको क्यू से डिनोट करते हैं, तो क्यू किसके प्रोपोर्शनल होता है, मास के। मतलब अगर मैंने पानी लिया, मान लो की बात है, एक कंटेनर लिया, इसमें मैंने 1 kg ऑफ वाटर लिया, है ना, 1 kg ऑफ वाटर लिया। फिर एक और कंटेनर लिया, इसमें मैंने 2 kg ऑफ वाटर लिया, है ना, 2 kg पानी का, है ना, 1 kg वाटर, और इसमें 2 kg वाटर। अब मान लो की बात है, मैंने दोनों दोनों का टेम्परेचर बढ़ाया, 1 डिग्री सेल्सियस से दोनों का टेम्परेचर राइज कर दिया। तो बेसिक सी बात है कि अगर मैंने टेम्परेचर दोनों का सेम अमाउंट से राइज किया, दोनों का वो भी सेम था मटेरियल, यानी कि नेचर ऑफ द सब्सटेंस वाटर ही थे दोनों, लेकिन ये 1 किलो था, ये 2 किलो था, तो ये ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट क्या, एग्जैक्टली डबल एनर्जी लेगा इससे टू, मतलब अपना वो टेम्परेचर राइज करने के लिए, है ना। यहाँ पे कितनी हीट एनर्जी लगेगी, यहाँ पे हीट एनर्जी मान लो की बात है, मान लो क्या, 1 किलो कैलोरी अगर यहाँ पर ले रहा है, तो यहाँ पर 2 किलो कैलोरी जो हमारा होगा वाटर, वो 2 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी ले रहा होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे डबल अमाउंट ऑफ वाटर एकदम टूट गई है, तो यहाँ पे डबल लेगा, है ना। तो हमारा जो हीट एब्जॉर्ब्ड है वो मास पे डिपेंड करता है। फिर और किस पे डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है राइज इन टेम्परेचर पे, कि कितना हम राइज इन टेम्परेचर चाह रहे हैं। मान लो क्यू, मतलब क्यू डिपेंड करता है डेल्टा टी पे। मतलब मान लो की बात है, ये सेम हमने वाटर लिया फिर से, और इधर भी वाटर लिया इस तरीके से, ये है 1 kg, ये भी है 1 kg ना वाटर, और ये है वाटर, ये भी
मान लो की बात है, इसका टेम्परेचर बढ़ाया मैंने 1 डिग्री सेल्सियस से, इसका टेम्परेचर बढ़ाया मैंने 4 डिग्री सेल्सियस से। तो मान लो तो इधर कितना हीट लगेगी कि इधर लगेगी 1 kcal, मतलब 1 किलो कैलोरी ऑफ हीट इधर लगेगी टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। बट यहाँ पर कितनी लगेगी, यहाँ लगेगी 4 kcal, मतलब 4 किलो कैलोरी ऑफ हीट टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर बाय 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर 4 किलो कैलोरी ऑफ हीट यहाँ पे लगेगी 1, यानी कि टेम्परेचर कितना राइज करना है इस पे भी डिपेंड करता है कि हमारा मटेरियल कितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, है ना। एंड फाइनली अगर हम एक काम कर दें, क्या कर दें कि इनको इसको मल्टीप्लाई कर दें, यानी Q हो जाएगा क्या, Q इज प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा T। तो हम लोग का क्या आ जाता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाता है, विच इज इक्वल्स टू C, जिसको हम लोग कहते हैं C, विच इज mc डेल्टा T। मतलब C क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब ये हर मटेरियल का अलग अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, मतलब नेचर ऑफ द सब्सटेंस, मतलब हर एक नेचर का हर एक सब्सटेंस। मतलब अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर अलग, कॉपर जो होगा वो अपना 1 kg ऑफ कॉपर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने के लिए अलग हीट लेगा। और वाटर जो होगा वो 1 kg अगर हम लेंगे और वो उसको अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस राइज कराना होगा टेम्परेचर, तो वो अलग हीट लेगा। यानी कि यहाँ पे मेटल कह रहा हूँ, सॉरी, मटेरियल डिफरेंट हो गया, सब्सटेंस डिफरेंट हो गए। तो बेसिकली सेम अमाउंट ऑफ हीट, सेम अमाउंट ऑफ लेंगे, है ना उनका। और अगर उनको टेम्परेचर राइज भी हमको सेम ही अमाउंट कराना है, फिर भी उनमें अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि उनका नेचर ऑफ द सब्सटेंस अलग है, वो सब्सटेंस ही अलग है, सेम सब्सटेंस ही नहीं रहे। कॉपर अलग है, वाटर अलग है, वो दोनों सेम चीज है ही नहीं। इस वजह से हमारे जो क्यू है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है, मतलब सी, यानी कि विच इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विच इज ओनली डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ द सब्सटेंस। यानी कि सी किसी भी चीज से नहीं बदलता है, सिर्फ वो मतलब सिर्फ सब्सटेंस डिपेंडेंट होता है। हर एक सब्सटेंस का अपना अपना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है ना। इस वजह से सी कभी भी चेंज नहीं होता है। हाँ, अब बात आती है हीट कैपेसिटी की। तो हीट कैपेसिटी होता है क्या, हीट कैपेसिटी बेसिकली होता है Q बराबर mc डेल्टा T। हम लोग लिखते हैं mc डेल्टा T। तो जो हमारा mc वाला टर्म होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी। यानी कि mc को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, mc बराबर Q बाय डेल्टा T, है ना। तो हीट कैपेसिटी क्या हो गया, हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू एम सी इक्वल्स टू क्यू बाई डेल्टा टी। इसका मतलब हीट कैपेसिटी, अगर हम इस वाले फॉर्मूला का बात करें, हीट कैपेसिटी इक्वल्स टू एम सी, मतलब जिस भी सब्सटेंस का मास ज्यादा होगा उसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी, जिस भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा उसका हीट कैपेसिटी भी ज्यादा होगा। जिस सब्सटेंस का, अब इस फॉर्मूला की बात करें तो जिस सब्सटेंस का क्यू ज्यादा होगा यानी कि हीट एब्जॉर्ब ज्यादा होगा उसका हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा। और अगर हम बात करें कि जिस सब्सटेंस का राइज इन टेम्परेचर कम होगा, जिस सब्सटेंस का राइज इन टेम्परेचर कम होगा उसका हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा हीट कैपेसिटी इन टर्म्स पे डिपेंडेंट होता है ना, कुछ इस तरीके से, है ना। हाँ, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये डिपेंडेंट होती है सिर्फ नेचर ऑफ सब्सटेंस पे, है ना, ये मास पे डिपेंडेंट नहीं होती है। जैसे कि हीट कैपेसिटी में मैं एक पॉइंट ये वाला भूल गया था बताना, तो हीट कैपेसिटी जो होती है वो मास डिपेंडेंट होती है एंड नेचर ऑफ द सब्सटेंस डिपेंडेंट होती है। मतलब अगर मास बढ़ेगा तो हमारा हीट कैपेसिटी बढ़ेगा, और नेचर ऑफ सब्सटेंस अगर अलग अलग होगा यानी कि जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा उसका हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा। लेकिन जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो मास डिपेंडेंट नहीं होता, वो सिर्फ 1 kg ऑफ मास के लिए ही डिफाइंड होता है। इसलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सिर्फ नेचर ऑफ द सब्सटेंस डिपेंडेंट होता है, यानी कि नेचर अलग अलग होगा तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग होगा। मतलब अलग अलग मटेरियल तो अलग अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, लेड है, टिन है, वाटर है ना। तो इनकी अलग अलग क्या होगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी, इनका मटेरियल ही अलग है, इन शॉर्ट, है ना। हाँ, तो अब है हमारा नेक्स्ट है चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ कैलोरीमीटर। तो हम लोग कैलोरीमीटर का जो मटेरियल है वो कौन कैसा चुनते हैं वो भी डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। किस पे डिपेंड करता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मान लो की बात है हमने बैड कंडक्टर ऑफ हीट ले लिया है कैलोरीमीटर, तो हमारे कैलोरीमीटर है कुछ इस तरीके से, है ना। और इसके अंदर हम लोग ने कोई भी मतलब अपना सब्सटेंस भर रखा है और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो इसमें अंदर हीट जाने ही नहीं देगा। कहेगा भाई मैं सारी हीट अंदर जाने ही नहीं दूंगा। गुड कंडक्टर होगा तो भैया जाओ जाओ जाओ, कोई बात नहीं, जाओ जाओ, सारी हीट को अंदर जाने देगा आराम से। यानी कि
अगर बैड कंडक्टर होगा तो भाई मेरी हीट अंदर तक पहुंच ही नहीं पाएगी, अंदर हीट पहुंच ही नहीं पाएगी, तो मैं फिर चेक क्या करूंगा, कैलोरीमेट्री फिर बना ही किस लिए, क्यों हम लोग फिर एमसी डेल्टा टी कहाँ लगाएंगे जब टेम्परेचर ही नहीं चेंज होगी, हीट ही नहीं मिलेगी हमारे, जिसको हमको वहां तक टेम्परेचर पहुंचाने, कैलोरीमेट्री खुद ही अपनी सारी हीट खा के बैठ जाएगा, है ना। और होना चाहिए लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्यों होनी चाहिए, क्योंकि क्यू क्या होता है, क्यू होता है एम सी डेल्टा टी। अगर लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी तो क्या होगा कि लो अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी तो क्यू की वैल्यू कम होगी, है ना। अगर लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी तो क्यू की वैल्यू कम होगी, यानी कि हमारा जो कैलोरीमीटर है वो कम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा खुद के लिए, जो खुद के लिए कैलोरीमीटर कम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और बाकी सारी एनर्जी जाने देगा, है ना। जाने देगा कहाँ पे, जो भी उसके जहां पर टेम्परेचर है, मतलब सॉरी कॉन्टेंट्स है, उनको उन पे टेम्परेचर मतलब हीट पहुंचाएगा, तो वहां पे जाने देगा, यानी खुद के लिए बहुत कम रखेगा, बाकी सबको जाने देगा, क्योंकि खुद की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम है। इस वजह से हमको क्या चाहिए होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला कोई भी मटेरियल विच इज द बेस्ट सूटेड फॉर चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ कैलोरीमीटर, ठीक है। हाँ, तो अब नेक्स्ट बारी आती है हमारा मेल्टिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग पॉइंट जो है उसको किससे किससे फर्क पड़ता है, प्रेशर एंड इम्प्योरिटी से, है ना। तो अब प्रेशर से इन जनरल प्रेशर से क्या फर्क पड़ता है कि अगर हम प्रेशर डालेंगे, मान लो की बात है कोई भी सॉलिड है ना, कोई भी सॉलिड है, आइस नहीं, क्यों बताता हूँ, कोई भी सॉलिड है तो उनके उसके ऐसे पार्टिकल्स होंगे। अब मैंने इस पे प्रेशर डाला, अगर मैंने प्रेशर डाला तो प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा, ये सॉलिड अलग अलग पीसेस में टूटना चालू कर देगा, मतलब ये सॉलिड अलग अलग दूर दूर होना चालू कर देगा, मतलब पार्टिकल्स दूर दूर होने चालू कर देंगे, यानी कि एक्सपैंड होने लगेगा बेसिकली हमारा, ये एक्सपैंड होने लगेगा। इसका मतलब क्या होगा कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस मतलब एक्सपैंड होकर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेट चेंज कर लेगा, मतलब सॉलिड से लिक्विड बन गया, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया। इसका मतलब होगा क्या, सिंपली कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, अगर इस पे हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, तो प्रेशर के हमारे बढ़ाने से हमारा वो बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, हमारा मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है ना, इस वजह से। लेकिन जो क्योंकि आइस क्या होता है, आइस जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, वो उस पर अगर प्रेशर लगाओगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है ना, उस पर अगर प्रेशर लगाएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, आइस पे अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट करता है, इस वजह से उस पे प्रेशर लगाने से क्या होगा, प्रेशर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। और वैसे इम्प्योरिटीज क्या होता है, इम्प्योरिटीज अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा वो डिक्रीज कर जाता है, क्या, इम्प्योरिटीज बढ़ाने से हमारा मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। मान लो तो हम लोग जो फ्रीजिंग मिक्सचर या फिर जो कुल्फी बनाते हैं ना, वो उसमें इम्प्योरिटीज मिलाई जाती हैं, तभी वो 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, बहुत -20 -10 डिग्री सेल्सियस पे जाके मेल्ट करती हैं, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं मेल्ट करेंगी, मतलब एकदम जब मेल्ट कर जानी चाहिए 0 डिग्री सेल्सियस पे तभी नहीं करेंगी, और ज्यादा ठंडा करोगे -10 जाके, तब जाके मेल्ट करेंगे। इस वजह से इम्प्योरिटीज डालने से मेल्टिंग पॉइंट गिर जाता है। और आइस के लिए भी, यानी कि जो भी हमारे पार्टिकल्स हैं या फिर जो भी मतलब वो होते हैं, क्या उसको क्या कहते हैं, हमारे सब्सटेंसेस जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ऑन मेल्टिंग, जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मेल्टिंग पे, उनको उन पे प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट गिर जाता है। लेकिन हमारा प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा किनका, जो एक्सपैंड करते हैं आफ्टर मेल्टिंग, है ना। ये इस वजह से होता है ना, वो एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस तक वगैरह होता है ना, वो सब इस वजह से, है ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले पर। हाँ, अब नेक्स्ट बारी आती है बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट में अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर के बढ़ाने से हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है सबके लिए, वो वाटर हो चाहे जो भी हो, है ना। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, है ना। तो ऐसा होता है, इस वजह से हम लोग जो कुकर वगैरह होता है उसमें हाई प्रेशर पे हम लोग, है ना, वो प्रेशर कुकर्स वगैरह हम लोग यूज करते हैं ना, क्यों यूज करते हैं, उस पर बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली वाटर का इंक्रीज कर जाता है, प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा,
सॉरी बॉइलिंग पॉइंट अगर इंक्रीज कर जाएगा तो मान लो की बात है तब वाटर होगा 120 डिग्री 125 डिग्री सेल्सियस इस पे बॉईल होगा, यानी कि इस टेम्परेचर पे पहुंचने तक तब तक वो वाटर वाटर ही रहेगा, वो लिक्विड ही रहेगा, और जब तक वो लिक्विड रहेगा तब तक वो अपनी हीट एनर्जी अच्छे से जो हमारी सब्जियां हैं जो भी मतलब उसमें वेजिटेबल्स पड़े हैं उनको देता रहेगा एंड हमारे अच्छे से कुकिंग हो पाएगी, है ना। इसलिए प्रेशर इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है और इंप्योरिटीज इंक्रीज करने से भी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। तो इंप्योरिटीज अगर इंक्रीज करोगे तब भी बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि सॉल्ट डाल दो, है ना। इंप्योरिटीज जैसे भी अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो ओवरऑल हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग के सारे वो फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल क्वांटिटीज खत्म होते हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली चीजें इसमें से काफी मतलब अच्छे से रिवाइज हो गई हूँ, क्योंकि सीखने वाला इसमें कुछ था नहीं, मेनली रिवीजन पर्पसेस के लिए था, है ना। क्योंकि एक पूरा मैं क्योंकि एक पूरी बुक का एक 12 के 12 चैप्टर्स में जितने भी थे सबका मैं ओवरऑल फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल क्वांटिटीज लिख रहा हूँ। इसका मीनिंग है कि वो साथ में रिवाइज करने के लिए है, वो पढ़ाऊंगा तो फिर पढ़ने के लिए फर्स्ट टाइम बिगिनर्स के लिए ये नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम बिगिनर को डिटेल में और भी टॉपिक्स समझने पड़ेंगे इसके आजू बाजू के, तब ये चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। इस वजह से होपफुली रिवीजन अच्छा सा हो गया हो, है ना। एंड तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तो फिर इसके लिए थैंक यू सो मच, है ना। फिर बाय बाय।